हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, जिसे सक्रिय मात्रा का नियम कहते हैं, जिस नियम का प्रतिपादन गुल्डबर्ग एवं बागे ने 1867 में किया। उन्होंने क्या कहा कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर है उसके सक्रिय मात्रा के समानुपाती होता है। सक्रिय मात्रा मैं आपको समझा देता हूं भाई। जैसे मान लीजिए दो पदार्थ आपने लिया, आप अपने ही लाइफ से कुछ एग्जाम्पल समझें। कहीं पे मान लीजिए आप काम करने जा रहे हैं, कितने दोस्तों की टोली है? 10 दोस्त हैं। 10 दोस्त आपने वहां गया और उसमें से 6 ऐसे बंदे हैं जो बेहतरीन मेहनत करना चाहते हैं और पूरा दिन काम किए, लेकिन 4 ऐसे थे जो टाल मटोल करते हुए दिन गुजार दिए। तो सक्रिय लोग कितने हुए? 6 लोग हुए। 4 लोग निष्क्रिय हो गए। वो थे तो वहां पे, लेकिन 4 निष्क्रिय हैं। आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा, आपने 10 दोस्तों को बुलाया। 10 दोस्त में 4 ऐसे दोस्त हुए जो कि सुबह से लेकर शाम तक आपका बढ़िया हर जो भूमिका उन्हें दिया गया पूरा अच्छे तरीके से निभाया। तो वहां पे जो 4 दोस्त थे वो सक्रिय हुए। ऐसे ही बच्चों, जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो पदार्थ की मात्रा कितनी भी हो, लेकिन सक्रिय मात्रा कुछ अलग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दर का निर्धारण करता है। इसी चीज के लिए बताया कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उसकी सक्रिय मात्रा के समानुपाती होता है, तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रियाकारक पदार्थों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, सिंपल है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो सक्रिय मात्रा के समानुपाती होगा, यही और कुछ भी नहीं है बच्चों। जैसे हम मान के चलते हैं कि माना हमारे पास एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या बच्चों? अग्र और प्रतीप दोनों साथ साथ चले। यानी ए और बी आपके पास 2 अभिकारक हैं जो बना रहे हैं बच्चों क्या? सी और डी। तो जब सी और डी भी ए और बी में बदल जाए वो आपका कहलाता है बच्चों क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी अग्र यानी ए प्लस बी मिलकर के सी प्लस डी बना रहा है, और प्रतीप मतलब सी प्लस डी फिर से रिवर्स हो जाए बच्चों। तो यहां पर मैं आपसे कह दूं कि अग्रगामी अभिक्रिया की दर कितनी होगी? अग्रगामी अभिक्रिया की दर, अग्रगामी अभिक्रिया की दर यहां पर लिखते हैं बच्चों अग्रगामी अभिक्रिया की दर। अग्रगामी अभिक्रिया की दर क्या बोला गया? अभिक्रिया की दर को क्या बताया गया? अभिक्रिया की दर किस पर समानुपाती? सीधा सीधा इसके सक्रिय मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब रेट बच्चों, ठीक है, समानुपाती होता है। अग्रगामी के लिए RF और पश्चगामी के लिए RB का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बच्चों किस पर डिपेंड करेगा? सक्रिय मात्रा पर, A पर और B पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? A पर और B पर, है ना। यानी जो आपने अभिकारक में लिया तो A और B पर, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं बच्चों RF इक्वल, एक नियतांक समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं बच्चों, आपका A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, अग्र अभिक्रिया की दर हो गई। इसी तरीके से बच्चों पश्च अभिक्रिया की दर भी होगी। तो जब हम प्रतीप अभिक्रिया की दर या पश्च अभिक्रिया की दर लेकर चलेंगे तो यहां पर मैंने आपको बताया इसके लिए RB का प्रयोग करते हैं बच्चों, समानुपाती। अब प्रतीप में किस किस पर डिपेंड करेगा? C और D पर डिपेंड करेगा बच्चों, C और D पर डिपेंड करेगा। तो आपका हो जाएगा RB बराबर, यहां पर आपका हो जाएगा KB। ठीक है, C पर डिपेंड कर रहा बच्चों और दूसरा चीज आपके D पर, 2 पदार्थों पर, क्योंकि भाई अग्र A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है ना, और प्रतीप बच्चों C प्लस डी से A प्लस बी बन रहा है। अब थोड़ा सा साम्य अवस्था में आप लोगों को पता होगा कि अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर होती है। साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में जो अग्रगामी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो दर है बच्चों वो प्रतीप अभिक्रिया के दर के बराबर होगा। प्रतीप अभिक्रिया की
दर, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अग्र कितना हो रहा, पश्च कितना हो रहा है, दोनों बराबर होगा। यानी आपका बच्चों आर एफ बराबर होगा आर बी के, तो ये हो जाएगा आपका के एफ ए और बी पर डिपेंड कर रहा है। इधर बच्चों के बी सी और डी पर डिपेंड कर रहा है। यहां से हम के एफ और के बी का अनुपात निकालेंगे, तो इधर सी इधर डी है और ये गुणा है बच्चों, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक नियतांक के रूप में मान के चलते हैं, तो इसको अपन मान के चलते हैं बच्चों, क्या मान लें, जैसे के सी एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक है, तो के सी हो गया, सिंपल है। ठीक है, यहां से एक वैल्यू आपको मिल चुका है बच्चों कि के सी बराबर कितना हो गया, सी डी, यानी जो आपका उत्पाद है उसको ऊपर रखेंगे और जो आपका भी कारक है उसको नीचे रखेंगे। इससे आपका एक दर स्थिरांक निकल कर जा जाएगा। ये आपका साम्य स्थिरांक है बच्चों। क्या है, साम्य स्थिरांक है। यही आपका है द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। और कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है आपको। ज्यादा लंबा चौड़ा कहानी हम चलाते ही नहीं है। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा कहानी हम चलाते ही नहीं। जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया है बच्चों कि हमारे पास N1 A N2 B ये बना रहा बच्चों M1 C और प्लस M2 D बना रहा है। तब इसकी सांद्रताओं को व्यक्त करने के लिए हमने कहा Kc बराबर कितना होगा, तो आपने कहा सर C और D ऊपर होगा, ठीक है, और A और B नीचे होगा। ठीक है, लेकिन इसकी सांद्रताओं को हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी सांद्रता n है तो इसके घातांक के रूप में लिखते हैं बच्चों। किस में लिखते हैं, घातांक के रूप में, m1 और m2 ये घातांक के रूप में लिखते हैं। बस ये आपका हो जाएगा बच्चों द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम, है ना, साम्य स्थिरांक। यदि एग्जाम में आता है तो इतना आप लोग कर लेना, इतना में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे और कुछ है ही नहीं है ना। 11th क्लास के हिसाब से इतना सफिशियंट है। ये सारा चीज़ नोट्स में भी उपलब्ध कराया जाता है। जो बच्चा शिव कोचिंग क्लासेस के चैनल पे पहली बार आया है वो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।